अमराइयाँ घनी है ना। सो अमराइयाँ मतलब कोयल अमराई या आम के बगीचे में रहती है। फिर तनमन कौन संवारती है? सो मलय पवन है तनमन संवारती है ना। सो मलय पवन तनमन संवारती है। झरने कहाँ से झरते हैं? झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। सो झरने पहाड़ियों से झरते हैं या पहाड़ियों में झरते हैं। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? वंशी पुनित गीता। श्री कृष्ण ने पवित्र गीता सुनाई। फिर गौतम ने किसका यश बढ़ाया? सो हमने देखा था गौतम ने मातृभूमि में जन्म लेकर इस मातृभूमि का सुयश बढ़ाया, है ना। सो यह सारी पंक्तियां हमारी पोयम से ही ली गई थी। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। देखो, लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग या जोश, इन सबको हम लहर बोलते हैं। छहर मतलब होता है बिखरना, छितराना, छिटकना या फैलना। कोई चीज बिखर जाती है तो हम छहर बोलते हैं। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। तो पहला है कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है तो हमने देखा था निराली जगमग छटा पग पग छहर रही है। पग पग इसका उत्तर है। फिर किसका पानी लहर रहा है? नदियां लहर रही हैं। गंगा, यमुना, त्रिवेणी जैसी नदियों का पानी लहर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कविता की रचना। गंगा, यमुन, त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। देखो, यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए यूज हुआ है। कभी कभी कवि कविता को और सुंदर और रोचक बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्द को ऐसे तोड़ मरोड़ करते रहते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा करना है और लिखना है। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक दिया हुआ है ना, तो आप कोई भी पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इस वाले पैराग्राफ में देखिए, जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। सो कविता में तुकबंदी के लिए देखिए इन दो शब्दों को पढ़िए, सीता गीता, है ना। सो ऐसे तुकबंदी वाले शब्द यूज होते हैं। ऐसे ही गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया, बढ़ाया दिखाया। तो ऐसे मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलते हैं तुकबंदी करना, ताकि कविता बहुत सुंदर लग सके पढ़ने में। ठीक है, फिर है मिलान। यहाँ पर फिर से मैच द फॉलोइंग दिए हुए हमें। स्तंभ ए और स्तंभ बी में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को मैं रेखा खींचकर जोड़ना है। मैं यहाँ रेखा नहीं खींचूंगी क्योंकि स्पेस कम है, तो आप मिला लीजिएगा। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ। तो पहला है यहाँ, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। सो इसका मतलब है मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। फिर चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, मतलब वहां की जलवायु, मातृभूमि की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं, चहक रहे हैं। फिर है अमराइयां घनी है कोयल पुकारती हैं। तो लिखा है यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। सो आप इससे मैच कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया है अनुमान या कल्पना से आपको अनुमान लगाना है। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। तो पहला है अमराइयां घनी है कोयल पुकारती हैं। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी और कैसे पुकार रही होगी, तो आपको अनुमान लगाना है। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि हर बच्चा एक अलग अलग अनुमान लगाएगा, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोयल बसंत ऋतु के आगमन के समय और गर्मी के दिनों में आम के झुरमुट के बीच से कुहू कुहू की मधुर आवाज में अपने परिजनों को पुकारती है। मुझे तो ऐसा लगता है वो अपने परिजनों मतलब जो उनके पहचान के कोयल के लोग हैं वो उनको पुकारती है। और ये किस समय पुकारती है? तो बसंत ऋतु जब आने वाली होती है या आम के सीजन में, आम के समय में पुकारती है। फिर है बहती मलय पवन है तनमन संवारती है। पवन किसका तनमन संवार रही है, वह ये कैसे करती है? सो पवन मातृभूमि का तनमन अपनी खुशबू से, अपनी सुगंध से संवार रही है। ठीक है, फिर आगे है शब्दों के रूप। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की भी सहायता ले सकते हैं। तो क्या करना है? पहला है नीचे दिए गई पंक्तियों को पढ़िए पहले तो। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। देखो यहाँ सो इन पंक्तियों में पग पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है पग पग का अर्थ क्या है? हर पग या हर कदम पर, है ना। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ हमें बताने हैं। तो पहला है घर घर, यानी हर घर में।
बाल बाल मतलब हर बाल या हर बालक, बच्चे के लिए यहाँ बाल शब्द यूज हुआ है। सांस सांस मतलब हर सांस में। देश देश यानी हर देश में। पर्वत पर्वत यानी हर पर्वत पर। तो ये इनके अर्थ हमने बता दिए। फिर है वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ को पता कीजिए। सो हमें भूमि के साथ कुछ नए शब्द बनाने हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमें संकेत के रूप में दिए हुए हैं। तप देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। इनमें से कुछ भी शब्द चुनकर आप भूमि के साथ जोड़कर शब्द बना सकते हैं। जैसे रणभूमि, युद्ध या लड़ाई के मैदान को हम रणभूमि कहते हैं। मरुभूमि यानी रेगिस्तान को हम मरुभूमि कहते हैं। तपभूमि, तपस्या करने के स्थान को हम तपभूमि कहते हैं। रंगभूमि, उत्सव मनाने के स्थान को हम रंगभूमि कहते हैं। जन्मभूमि, जहाँ पर किसी का जन्म हुआ हो उसे जन्मभूमि कहते हैं। यज्ञ भूमि, जहाँ पर यज्ञ किया जाता हो उसे यज्ञ भूमि कहते हैं। 6 ब्लैंक्स दिए थे, मैंने 6 शब्द बना दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो और भी शब्द बना सकते हैं। फिर है थोड़ा भिन्न थोड़ा सामान। देखिए नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए, यहाँ कुछ सेम है कुछ डिफरेंट है। कैसे? जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, सिर्फ आ और ई की मात्रा का अंतर है, लेकिन इन मात्राओं के कारण शब्द का अर्थ ही बदल गया। दया मतलब होता है करुणा, है ना, एक सॉफ्ट फीलिंग। दिया मतलब होता है लैंप। तो कितना डिफरेंस हो गया एक मात्रा बदलने से। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो। जैसे कि घड़ा और घड़ी। घड़ा पानी रखने का बर्तन, उसमें सिर्फ एक मात्रा चेंज हुई, घड़ी तो वॉच बन गई, है ना। सो ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढने हैं, तो मैंने 1-2 शब्द ढूंढे हैं, आप और चाहें तो ढूंढ सकते हैं। जैसे दिन, दीन। दिन मतलब होता है जो नॉर्मल डे होता है हमारा। दीन मतलब होता है दुखी। सिर्फ छोटी ई और बड़ी ई का डिफरेंस हुआ, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया। मिल, मील। मिल मतलब होता है कुछ मिल जाता है, हम कुछ पा लेते हैं तो उसे मिल बोलते हैं या मिलना बोलते हैं। मील मतलब होता है जैसे आप डिस्कस करते हैं मीटर, किलोमीटर, है ना, तो डिस्टेंस नापने की इकाई को हम मील बोलते हैं। पीला, पिला। पीला एक रंग होता है और पिला क्या होता है, पीने की जो क्रिया है उसको हम पिला बोल रहे हैं। यहाँ आगे पाठ से आगे कुछ एक्टिविटीज दी गई है। आपकी बात, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की आपको विशेषता बतानी है। कुछ यहाँ हिंट्स दिए हैं, जैसे कि प्रकृति कैसी है, खान पान कैसा है, जलवायु कैसी है। जलवायु मतलब वहाँ का क्लाइमेट, वेदर कैसा रहता है। प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप जहां भी रहते हैं वहां के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मैं भारत के इस राज्य में रहती हूँ। यहाँ जैसे मैंने मध्य प्रदेश दे दिया, जहाँ की जलवायु बहुत ही उत्तम है, बहुत अच्छी जलवायु है। यहाँ दाल बाटी प्रसिद्ध भोजन है और यहाँ उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। छोटा सा एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। फिर है अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उनकी कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगती हैं वो भी आपको बताना है। तो मुझे मेरी दादी बहुत ही प्यारी लगती है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपको जो आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर पसंद है उसके बारे में आप बताएंगे। मुझे वह बहुत दुलार करती हैं, प्यार करती हैं, वह मेरे साथ खेलती हैं और मुझे बहुत सी कहानियां भी सुनाती हैं, इसीलिए वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, है ना। फिर है वंशी से। वंशी मतलब मैंने आपको बताया था बांसुरी। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से पवित्र गीता का ज्ञान दिया। वंशी बांसुरी को कहते हैं, यहाँ मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। बांसुरी क्या है, हम उसमें मुंह से फूंक कर उसे बजाते हैं। वाद्य मतलब होता है बाजा। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं, इसके नाम हमें शब्द जाल में खोजने हैं और सही चित्र के नीचे लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो चित्र है उसके आगे लिखा है अ। तो देखिए अ से एक वाद्य यहाँ है अलगोजा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अलगोजा। मैंने अ नहीं लिखा है क्योंकि अ पहले से लिख के दिया है, आप लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे अलगोजा। फिर है बीन, न लिख देंगे, ये रहा बीन। फिर बांसुरी, बांदी है सुरी, लिख देंगे, ये रहा बांसुरी। फिर सिंगी, सिंगी ये रहा। फिर शहनाई, फिर नाद स्वरम, नाद स्वरम, और फिर भंकोरा और शंख।
ठीक है, तो ऐसे हमने शब्द ढूंढे इस वर्ग पहेली में और यहाँ पर लिख दिए। आगे हमें पहेली दी गई है, आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। कुछ अक्षर से हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। अक्षरों को आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी उनका क्रम बदल सकते हैं। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई भी मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए बनाकर दिया है। देखो नीचे क्रम संख्या, अक्षर और शब्द दिए हैं। पहला जैसे स म ह ग र, तो इनसे क्या शब्द बनाया इन्होंने? महासागर। फिर दिया है ह म य ल, इससे मैंने बनाया हिमालय। ग ग गंगा। भ त र, इससे तो मैं दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, भारत और भीतर। हम कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, तो मैंने दो शब्द बनाए। ल क य, तो इससे मैं कोयल बना सकती हूँ। फिर व न प, तो इसको लिख सकते हैं पवन या फिर पावन। पावन मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो ऐसे आप नए नए शब्द बना सकते हैं। अब है झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते और समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। देखिए, वंदे मातरम आप पोयम अपने प्रेयर के दौरान गाते होंगे। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और जनगण मन राष्ट्रीय गान है। ठीक है, सो इतना ही, जितना जनगण मन का इम्पोर्टेंस है उतना ही वंदे मातरम गीत का भी इम्पोर्टेंस है इंडिया में। ये जो गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उनकी एक रचना से लिया गया है। उन्होंने एक किताब लिखी है तो वहां से लिया गया है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर आधिपत्य कर रखा था, उस समय जो संघर्ष होता था उस वक्त ये गीत प्रेरणा देता था। तो चलिए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। वंदे मातरम का भावार्थ, कि भाव क्या है, मीनिंग क्या है। वंदे मातरम मतलब हे माता मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये हमारी मातृभूमि की बात हो रही है। सुजलाम सुफलाम, सुजलाम जल, तुम जल से भरी हुई हो। सुफलाम फल, तुम फलों से परिपूर्ण हो। मतलब हमारी मातृभूमि में इतनी नदियां हैं, इतने पानी के स्रोत हैं कि जल से भरी हुई है हमारी मातृभूमि, फलों से परिपूर्ण है। इतने वृक्ष हैं, इतने जंगल हैं कि फलों, फूलों और जल से हमारी जो मातृभूमि है भरी हुई है। मलयज शीतलाम, अभी बताया, मलाया से जो शीतल सुगंधित हवा बहती है वो तुम्हें सुसज्जित करती है। फिर है शस्य श्यामलाम मातरम। शस्य श्यामलाम मतलब तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय हो। वंदनीय मतलब तुम पूजनीय हो। वंदे मातरम, हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब है जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभ्यमान करता है। मतलब हमारी जो मातृभूमि है उसकी प्यारी सी रात्रि, रात को हमारा जो चांद है वो शोभ्यमान मतलब कि सजाता है। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभनी, जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ इतने सारे बाग बगीचे हैं कि हमारी मातृभूमि को सुसज्जित सजाते हैं। सुहासिनी, सुमधुर भाषिनी, सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली हमारी मातृभूमि। सुखदाम वरदाम मातरम, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ। वंदे मातरम मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये प्यारा सा जो गीत है इसका मीनिंग आप समझे होंगे तो आपको पता चला होगा इस गीत में कितने सारे भाव छुपे हुए हैं। अब है साझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी पढ़ा। अब कक्षा में आपको चर्चा करना और पता लगाना है कि दोनों में कौन सी बातें सेम है और कौन सी बातें अलग है। तो देखो सेम तो ये है कि दोनों कविताओं में भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी प्रशंसा की गई है ना, जंगल की, झरने की, पानी की, फूल की, ये सब बताया गया है। लेकिन जो हमने पहली कविता पढ़ी उसमें जो यहाँ के महापुरुष हैं उनके बारे में भी बात की गई है, लेकिन वंदे मातरम में ये बात नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता की बातें की गई है। ठीक है, अब आगे पढ़ने के लिए यहाँ पर एक और कविता दी गई है, पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा मतलब होता है इच्छा और पुष्प मतलब होता है फूल। फूल अपनी इच्छा इस कविता में बता रहा है। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। चलिए इसको पढ़ते हैं। फूल यहाँ पर अपनी इच्छा बताते हुए कह रहे हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव
पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। तो फूल कह रहा है कि उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो गहनों में गूथा जाए, दुल्हन के वरमाला में गूथा जाए। मतलब जो शादी ब्याह होते हैं तो आपने देखा होगा जो माला पहनाई जाती है फूलों से बनी होती है। तो फूल कह रहा है मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं वरमाला में गूथा जाऊं, ना कोई बड़ा कोई राजा जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव पर मुझे चढ़ाना, ना ही देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करना चाहता है कि अरे वाह मैं तो बहुत महान हूँ कि मुझे तो भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जा रहा है। तो फूल कहता है कि मैं ऐसी भी कोई इच्छा नहीं रखता कि मुझे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए। तो इतनी सारी चीजें तो पुष्प करना ही नहीं चाहता, फूल करना ही नहीं चाहता, तो उसकी इच्छा है क्या आखिर? चलिए रीड करते हैं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कितनी प्यारी कविता है। इसमें कह रहे हैं कि वनमाली को, जो वन की देखरेख करते हैं, उसको फूल कहता है मुझे ना तो किसी मूर्ति पे चढ़ाना, ना किसी हार या माला में गूंथना, ना कोई बड़ा कोई राजा जिसकी मृत्यु हो गई है उसके शव पर मुझे चढ़ाना, नहीं मुझे अपने भाग्य पर नहीं इतराना कि मैं देवों पर चढ़ाया जा रहा हूँ। बस तुम इतना करना कि मुझे उस पथ पर, पथ मतलब रास्ता, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि यानी अपनी जो हमारी ये मातृभूमि है उस पर शीश चढ़ाने, अपनी बलिदान देने के लिए वीर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन सैनिकों की बात की गई है, उन सभी लोगों की बात की गई है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो पुष्प वनमाली को कहता है कि मुझे तोड़कर उसी रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से ऐसे वीर अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहते हैं। तो ये थी कविता पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है।